जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है। इसका यूज आपको बीकॉम वाले में भी होगा, तो इसलिए ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा और जहाँ भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिसोल्यूशन क्या होता है। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन। तो विघटन क्या है, तो इसको ऐसे समझिए जैसे 2-3 लोग मिलकर के कोई बिजनेस चला रहे थे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अब उन दोनों ने ये फैसला किया कि आगे से हमको बिजनेस नहीं चलाना। तो उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को बंद कर लिया। तो जैसे ही बंद किया तो बंद करने के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग के लिए कुछ एग्रीमेंट किया था, आपस में तय किया था, इसी तरह से बंद करते समय भी ऐसे नहीं है कि तुरंत बंद हो जाएगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपस में बात करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा और तब जाके बिजनेस को हम लोग समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसोल्यूशन में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोगों ने आपस में यह तय किया कि आगे से हमको बिजनेस नहीं चलाना। तो जब उन्होंने ये बोला कि बिजनेस नहीं चलाना तो इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखना है हमें कि 2 वर्ड है। पहला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है इसमें जितने भी पार्टनर है उन लोगों के बीच में थोड़ा सा एग्रीमेंट में चेंजेज आता है। बिजनेस उन लोगों का चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन उन लोगों के एग्रीमेंट में चेंजेज आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी केसेज है वो उसमें से कोई भी अगर केस हो तो उसे हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का विघटन। और दूसरा जो है साझेदारी फर्म का विघटन। तो साझेदारी फर्म के विघटन में क्या होता है कि बिजनेस बंद हो जाता है, लेकिन साझेदारी के विघटन में जरूरी नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाए, बस उन लोगों में चेंजेज आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, ए बी और सी। इसमें से क्या होता है कि कोई एक पार्टनर जैसे कि सी, इसने बोला कि आज से हमें बिजनेस नहीं करना। तो जैसे ही उसने बिजनेस में से अलग हो गया हुआ तो इसे हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें क्या होगा कि सी बिजनेस से अलग हो जाएगा और ए और बी अपने बिजनेस को चलाते रहेगा। तो जब बिजनेस चल रहा है और उनके बीच में कोई जो रिलेशन था वह चेंज हो जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब क्या है कि ए बी सी पार्टनर था, एक न्यू पार्टनर आ गया डी। ए बी सी पार्टनर है, न्यू पार्टनर आ गया डी। तो इसमें भी क्या होता है कि ए बी और सी जो पहले से बांटते थे अपना प्रॉफिट या जो उनका पहले से एग्रीमेंट था उसमें चेंजेज आएगा। तो जो भी चेंजेज आया इसे हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि पुरानी साझेदारी को ख़त्म कर दिया जाता है, पुरानी साझेदारी को ख़त्म कर दिया जाता है और आज से न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होता है। तो डिसोल्यूशन को हम लोग समापन भी कहते हैं, समापन कहिए या विघटन कहिए एक ही बात है। तो डिसोल्यूशन और समापन, ठीक है। तो जब साझेदारी का समापन हुआ, साझेदारी का समापन का मतलब उनके बीच में जो रिलेशन था वह चेंज हो जाता है। बिजनेस चलता रहेगा लेकिन उनके बीच का जो रिलेशन है वह चेंज हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ए बी सी ये जो 3 पार्टनर है तीनों ने बोला कि आज से हमको बिजनेस नहीं करना, बिजनेस को ख़त्म कर देना है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी साझेदार थे सभी के बीच में साझेदारी का जो एग्रीमेंट था वह ख़त्म हो जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है और आगे से उनका बिजनेस बंद हो जाता है। तो जैसे ही बिजनेस बंद हो गया तो उसे हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का समापन। लेकिन अगर बिजनेस चल रहा है
और उनके बीच में रिलेशन में चेंजेज आया तो इसे हम लोग बोलेंगे साझेदारी का विघटन, साझेदारी का समापन। और जब बिजनेस बंद हो गया तो साझेदारी फर्म का समापन। तो इसको करने के लिए हमें एक प्रोसेस अपनाना होता है। जब उस प्रोसेस से हम लोग निकलेंगे तभी इसको हम लोग साझेदारी का समापन कहेंगे। तो प्रोसेस क्या होगा? तो जैसे कि कोई बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस स्टार्ट करते समय उन लोगों ने अपना कुछ पैसा लगाया। तो जो भी पैसा लगाया उसने कैश में लगाया था स्टार्टिंग के समय। जब भी उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में लगाया उसने, कैश में लगाया। लेकिन अगर आज के डेट में बात करें तो उनके पास कैश ना होगा, कैश ना के बराबर में होगा, बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो भी कैश था वह अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, एस्टेब्लिश करने में उसका यूज कर लिया है। जैसे उसका फर्नीचर खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर दिया है। तो क्या होगा? उसके पास में कैश नहीं होगा। तो इस केस में क्या करना है? जब भी बिजनेस बंद होगा तो कोई जो साझेदार था, ABC जो भी हो, तो वह कैश लेकर के जाएगा, कोई संपत्ति लेकर के तो जाएगा नहीं, कोई एसेट्स लेकर के जाएगा नहीं। तो इसमें क्या होगा कि हमें फिर से उस एसेट्स को, जितने भी एसेट्स हैं उस एसेट्स को फिर से कैश में चेंज करना होगा, उस एसेट्स को कैश में चेंज करना होगा। तो कैश में चेंज कैसे होगा? तो हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं सभी को बेचना पड़ेगा, सभी की नीलामी होगी, सबको बेचेंगे। तो जो जितना में बिक जाए, बिकने के बाद वह क्या होगा? कैश में आएगा। आने के बाद उस पैसे को कौन लेगा? तो साझेदार लेंगे, जाहिर सी बात है साझेदार लेंगे। लेकिन अगर उसके पास कोई लायबिलिटी हो, कोई भी लायबिलिटी हो, तो सबसे पहले इस एसेट से जो भी हमें प्राप्ति हुई है उससे क्या करेंगे? लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। जब तक लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हम उस कैश को लेकर के नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने बैलेंस शीट को देखना है। सबसे पहले हम अपने बैलेंस शीट को देखेंगे, ठीक है। तो जब बैलेंस शीट को देखेंगे तो इस बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं कि इस साइड में होता है लायबिलिटीज, इस साइड में होता है लायबिलिटीज, अमाउंट इधर होता है एसेट्स, अमाउंट। अब हमें करना क्या है कि इस एसेट्स को देखेंगे और इस प्रोसेस को करने के लिए सभी संपत्तियों को अपने बिजनेस से निकालेंगे, एक जगह जमा करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें सारे एसेट्स को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। जिस अकाउंट में हम लोग उसे ट्रांसफ़र करते हैं उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं वसूली खाता। तो वसूली खाता की ज़रूरत कब होती है? तो जब बिजनेस समाप्त किया जाए उस समय वसूली खाते की ज़रूरत होती है। यह बनाते क्यों है? तो बिजनेस को समाप्त करने के लिए, एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो बस इसमें ध्यान रखना है ये कि जब भी हम इस अकाउंट को खोलेंगे तो मेरे पास इस बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी है, ध्यान रखना है एसेट्स में कैश और बैंक को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। हम उसी एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे जिसको हम बेच सकते हैं, जिसको बेचने से कुछ पैसे की प्राप्ति होगी। जिसको हम नहीं बेच सकते उसको हम लोग इसमें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसके बाद लायबिलिटी साइड अगर हम देखते हैं तो लायबिलिटी साइड में उसी लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है जो आउटसाइडर्स है, मतलब मेरे अपने खुद का नहीं है, किसी पार्टनर का नहीं है, बाहरी लोगों का है। तो जो बाहरी लोगों का है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो एसेट साइड में सीधी सी बात है कि आप क्या करिएगा, कैश और बैंक इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, इसे ट्रांसफ़र नहीं करना है। उसके बाद जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं सभी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसको ऐसे चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसको हम लोग कैश में चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बेच सकते हैं। लायबिलिटी साइड में जब आते हैं तो पार्टनर्स के
जो लोन हो या फिर उनका कैपिटल हो, इनको छोड़ देना है। साथ में कोई रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, इसे क्या करना है, छोड़ देना है। ट्रांसफर किसको करना है, तो ओनली आउटसाइडर्स लायबिलिटी, आउटसाइडर्स लायबिलिटी मतलब जो मेरे बिजनेस के नहीं है, बिजनेस के बाहर के लोग जो भी है, उनका अगर हमने अपने यहाँ बकाया रखा है तो इसे पेमेंट करेंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, तो अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया है तो बैंक का लोन, अगर हमने कहीं से उधार खरीदा है तो हमारे पास जो मेरे सप्लायर्स थे उनका बाकी होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का होगा। इसी तरह से अगर बैंक से हमने कुछ लिया था ओवरड्राफ्ट, ये होगा। तो क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे तो उस समय ध्यान रखना है कि जितने भी इस बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी फिक्स एसेट्स था जिसको हम लोग सेल कर सकते हैं, जिसको बेचा जा सकता है, ध्यान रखना है बेचा जा सकता है, बिके ना बिके उससे मतलब नहीं है, बेचा जा सकता है, उसे हम सीधा क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। इसमें होता है पार्टिकुलर्स अमाउंट, इस साइड में भी पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो क्या करना है कि इस एसेट्स को, जितने भी एसेट्स थे उन सभी को इस साइड में ट्रांसफर कर देना है, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। यहाँ ध्यान रखना है सबके नाम के साथ, जैसे कि अगर वहाँ मशीन होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा मशीन अकाउंट, अगर वहाँ पे फर्नीचर हो तो लिखा जाएगा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में किसको ट्रांसफर करेंगे, तो इस लायबिलिटी साइड में जितने भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी थे, सभी आउटसाइडर्स लायबिलिटी को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखेंगे बाय सन्ड्री, सन्ड्री लायबिलिटी। इसमें भी ध्यान रखना है कि बाय नेम ही होगा, बाय नेम, सभी लायबिलिटी को उसके नाम के साथ ट्रांसफर होगा। और क्या करेंगे, इस एसेट्स को सेल करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम एसेट्स को सेल करेंगे तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखना है। अब ध्यान रखेंगे हम लोग एक चीज और, कि जो ये कैश था और बैंक था, कैश था और बैंक था, दोनों में ना रखेंगे, दोनों में से एक ही रखेंगे, या तो कैश रखिए या बैंक रखिए, ये आपकी मर्जी है। तो जो रखेंगे उसको हम लोग लेकर के चलेंगे और सारा एंट्री उसी से बनाएंगे। तो अगर हमने मान लिया कि हमने कैश रखा तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने एसेट सेल किया उसको लिख देंगे कैश अकाउंट में। यह क्या होगा, एसेट्स रियलाइज्ड होगा, एसेट्स रियलाइज्ड। जो हमने एसेट सेल किया, जितने में सेल किया लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें से कोई एक एसेट ऐसा भी होगा जिसे कोई पार्टनर लेने को तैयार हो जाए, किसी एसेट्स को अगर पार्टनर लेना चाहे तो वह ले सकता है, वह उसके मार्केट वैल्यू या उससे कम वैल्यू जो भी आपस में डिसाइड हो उस वैल्यू पे उसको ले सकता है। तो जब भी पार्टनर इसे लेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, ठीक है। लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर ए ने लिया तो यहाँ पे हो जाएगा ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जैसे ही एसेट्स का पेमेंट हुआ, मतलब एसेट्स का रियलाइज हुआ, एसेट्स को हमने सेल किया तो पैसे आ गए, अब क्या करेंगे, इस पैसे से लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी का पेमेंट करते समय ध्यान रखना है कि एक होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस इस समापन की प्रक्रिया में जितने भी खर्चे आए हैं, चाहे आपने इसके लिए एक आदमी को रखा है, उसने यह काम किया, कोई ना कोई आदमी तो चाहिए जो इसको सेल करवाएगा,
हमने इसके लिए ऐड करवाया। चाहे जितने भी काम हुआ इस एसेट्स को सेल करने में, मतलब इस बिजनेस को समाप्त करने में जितने भी खर्चे आए उन सभी खर्चे को हम लोग जानते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से, वसूली व्यय। तो सबसे पहले जो मेरे पास पैसे आएंगे इस पैसे से हम लोग पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस का। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, जिसको जो भी एक्सपेंस होगा सबको डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे लिखना है फिर से टू कैश अकाउंट, हमने कैश में रखा इसलिए कैश अकाउंट। यह क्या होगा, एक्सपेंसेज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो जिस लायबिलिटी को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है उस लायबिलिटी का पेमेंट भी करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जब पेमेंट करेंगे तो अगर क्वेश्चन में दिया हो कि कितना पेमेंट करना है तो उतना ही पेमेंट करेंगे। अगर ना दिया हो कि पेमेंट किया या ना किया उस समय भी हमें पेमेंट करना है। और करना कितना है, तो जो उसका बुक वैल्यू होगा, मतलब हमारे इस बैलेंस शीट में जितने का लायबिलिटी दिख रहा था वही यहाँ पे पेमेंट होगा। जितना था उतना यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एसेट्स वाले केस में ऐसी बात नहीं है। एसेट्स जब सेल होगा तभी उसको लिखेंगे। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेल नहीं हुआ, उसको पार्टनर्स अपना समझेगा। तो जितना एसेट्स का सेल होगा वह लिखना है सेल वाला में, कैश अकाउंट यहाँ पे जितने में सेल होगा। और यहाँ जो ट्रांसफर किए थे हमेशा याद रखना है कि बुक वैल्यू जो यहाँ पे बैलेंस शीट में दिख रहा था उसी अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर करते समय, चाहे हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया या लायबिलिटी को ट्रांसफर किया। अब ध्यान रखना है कि अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट करने को कोई पार्टनर तैयार हो जाता है कि ठीक है इस लायबिलिटी का पेमेंट हम कर देंगे, तो उस केस में क्या करना है कि उस पार्टनर का नाम लिखना है। जब यहाँ पे हमने कैश लिखा तो कैश ना लिख करके हम क्या करेंगे, उस पार्टनर का नाम लिख देंगे जो पार्टनर इसको लेने को तैयार हो जाए कि इस लायबिलिटी का पेमेंट हम करेंगे, तो उस पार्टनर का हम लोग नाम लिख देंगे। तो ध्यान रखना है जैसे ही एसेट सेल हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, जितना में सेल हुआ उतना होगा। उसके बाद अगर किसी एसेट्स को किसी पार्टनर ने ले लिया तो वहाँ पे पार्टनर का नाम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसका पेमेंट करेंगे, किसका, तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस का। तो पेमेंट करते समय जितना एक्सपेंस हुआ है उतना पेमेंट कर देंगे। उसके बाद कोई अगर लायबिलिटी है उसको पेमेंट करेंगे। अगर किसी पार्टनर ने किसी लायबिलिटी को लेने के लिए तैयार हो गया कि इस लायबिलिटी का पेमेंट हम करेंगे, तो वहाँ पे उस पार्टनर का नाम हो जाएगा। ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसा होता है कि रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है उसको भी पेमेंट करने को कोई पार्टनर तैयार हो जाए कि हम इसको पेमेंट कर देंगे या फिर यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे उस पार्टनर का ही नाम लिखेंगे, कैश ना लिख करके। जैसे कि हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लिखा जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमने किसी पार्टनर को 1000 रुपये में बोला कि आप इसको कर दीजिए, अगर वह 1000 रुपये में तैयार हो जाता है कि इस रियलाइजेशन का डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है, पार्टनरशिप के जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है इसको हम कर देंगे, 1000 रुपया हमको चाहिए। अगर उसका खर्चा 1200 होता है फिर भी हम अपना एक्सपेंस 1000 ही दिखाएंगे। अगर उसका खर्चा 800 होता है फिर भी हम अपना एक्सपेंस 1000 ही दिखाएंगे क्योंकि हमने उसे 1000 दिया। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए या डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए जब पार्टनर तैयार होता है तो वह पार्टनर क्या करता है कि एक अमाउंट अपना फिक्स करवा लिया कि इतना में हम ये प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद वो क्या करता है कि अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो उस समय वह क्या करता है कि बिजनेस में से ही पैसा लेकर के अपना सारा एक्सपेंस करता है। जो भी एक्सपेंस करेगा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। किसके, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जब बिजनेस से निकाल करके पेमेंट करेगा तो, ठीक है। तो और हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कितना, तो जितना उसको पारिश्रमिक मिलना है, रेम्युनरेशन मिलना है उतना हम लोग उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि 1000 में उसको तैयार हुआ था तो 1000 कर देंगे। अगर उसका एक्सपेंस 1200 हो 800 हो उससे हमको मतलब नहीं होता है। जो भी एक्सपेंस होगा
वह उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। अब लास्ट में क्या करना है, जब ये सारा हो जाए तो हम इसका बैलेंस करते हैं, अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो डिसोल्यूशन पे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो तो डिसोल्यूशन पे लॉस होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ में इसको इस साइड का टोटल अलग कर लेंगे, इस साइड का टोटल अलग कर लेंगे, जिस साइड का टोटल अधिक हो वही वाला दोनों साइड लिख देना है। हमने यह मान लिया कि क्रेडिट ज़्यादा है तो क्या होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट वाला अमाउंट ही दोनों साइड लिख दिए, और जितना कम हो रहा है, जो लेजर बैलेंस करने का रूल है, जितना कम होगा यहाँ ट्रांसफर कर दिए। अब यह क्या होता है, क्रेडिट ज़्यादा हुआ डेबिट कम हुआ तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट, यह हो गया प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर है सभी पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कौन से रेशियो में, तो जिस रेशियो में वो लोग अपना प्रॉफिट शेयर करते थे, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे और लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिख देना है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब यहाँ पे सभी पार्टनर का नाम हो जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि अगर ABC है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जितना जितना जिसका भी शेयर होगा उसमें हम लोग लिख देंगे। ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ये होता है प्रॉफिट। जब क्रेडिट ज़्यादा हो तो प्रॉफिट, अगर सेम यही सिचुएशन हो जाए कि डेबिट ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उस परिस्थिति में हम लोग इस लॉस को उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे, किसके, तो पार्टनर्स के। कौन से पार्टनर के, तो सभी पार्टनर के, लिख देंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ABC। अब ध्यान रखना है कि किसी भी केस में या तो इधर ज़्यादा होगा या इधर ज़्यादा होगा, दोनों साइड नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, इधर ज़्यादा हुआ, क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तब इस साइड लिखेंगे, और जब डेबिट साइड ज़्यादा हुआ तो लॉस होता है, तब इस साइड लिखेंगे। दोनों को बैलेंस करने के लिए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए अभी फ़िलहाल ये शॉर्टकट में हमने बताया है। अब इसके लिए एक नया वीडियो फिर से बनाएंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल्स में समझाया जाएगा। ये शॉर्ट में था एग्ज़ाम के लिहाज से, जो क्वेश्चन आपको बनाने में हेल्प होगा। तो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।